दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीड के फर्स्ट लेवल के सेकंड लैंग्वेज जो कि उर्दू लैंग्वेज है उसकी 100% राइट आंसर की आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो अभी हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बल्कि वीडियो को लंबा ना खींचते हुए बिल्कुल शॉर्ट में डायरेक्ट आपको आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 तफसीला की अलामत है। यानी तफसीला की अलामत क्या है, यानी तफसीला का निशान क्या है उर्दू के अंदर। A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं। इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है बी। बी इसका राइट आंसर है। ये जो निशान है ये तफसीला की अलामत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 हरूफ के मजमूए को कहते हैं। हरूफ के मजमूए को मतलब क्या कहते हैं। ए अबजद, बी फसल, सी हरकात व सकनात, डी हरूफ तहजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबजद। इसका राइट आंसर है ए अबजद। हरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं। हरकात व सकनात भी नहीं कहते, इसलिए कि हरकात व सकनात तो एराब को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कौन शख्स ऐसा कहता है ये मिसाल है। कौन शख्स ऐसा कहता है ये मिसाल है, मतलब ये किस चीज़ की मिसाल है। कौन शख्स ऐसा कहता है, इससे हमें किस चीज़ की तरफ इशारा मिल रहा है। ए सिफत मिकदारी, बी सिफत ज़मीरी, सी सिफत अददी, डी सिफत निस्बती। तो कौन शख्स ऐसा कहता है, इससे हमें एक इशारा मिल रहा है और इशारे को ही ज़मीर कहते हैं कि कौन शख्स ऐसा कहता है। तो इसके जवाब में सामने वाला यही कहेगा ना कि वो शख्स ऐसा कहता है या फ़लाँ शख्स ऐसा कहता है, वो शख्स या ये शख्स ऐसा कहता है। तो इसमें वो और ये ज़मीर हो गई, तो इस वजह से इसका राइट आंसर है बी सिफत ज़मीरी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 वो नहीं आया मैं आज नहीं जाऊंगा। इन जुमलों में ज़मीरें हैं। इन जुमलों में ज़मीरें क्या हैं, पहले तो समझ लें कि ज़मीरें किन्हें कहते हैं। ज़मीरें वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें किसी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि ये, वो, तुम, हम। तो ये ज़मीरें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए वो, इससे इशारा हो रहा है, उस किसी भी की तरफ इशारा करते हैं, और मैं, इससे भी हमारी ज़ात की तरफ इशारा हो रहा है। तो ये जो हैं ये दोनों, वो और मैं, इसमें ज़मीरें हैं। इसके अलावा कोई भी ज़मीर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वो नहीं आया मैं आज नहीं जाऊँगा, इसके अंदर जो ज़मीरें हैं वो एक तो है वो और एक है मैं। ठीक है। तो इन जुमलों में ज़मीरें कौन सी हैं। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में वो और आज, तो इसमें वो तो ज़मीर है लेकिन आज ज़मीर नहीं है। और बी पर दिया है वो और मैं, तो इसमें वो भी ज़मीरें हैं और मैं भी ज़मीरें हैं। तो इसका राइट आंसर है बी वो और मैं। और सी में देखो आया और मैं, तो इसके अंदर आया ज़मीर नहीं है लेकिन मैं ज़मीर है, तो दोनों ज़मीरें तो नहीं है ना। और डी इसमें नहीं और हैं, इसमें दोनों ही ज़मीरें नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि इसके अंदर वो और मैं दोनों ज़मीरें हैं। चलिए, तो 64 का आंसर है बी वो और मैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो नंबर 65, उसके बाद में नंबर 65 क्वेश्चन नंबर वो फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे कहलाता है। यानी वो फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे उसे क्या कहते हैं। ए पर है फ़ेल लाजिम, बी फ़ेल मुताद्दी, सी फ़ेल नाकिस और डी फ़ेल एहतमाली। तो वो फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे उसको कहते हैं फ़ेल नाकिस। इसका राइट आंसर है, जी हाँ, इसका राइट आंसर है सी, उसको फ़ेल नाकिस कहते हैं। जैसे कि वो गया, वो आया, तो ये फ़ेल नाकिस है। लेकिन उसने किताब पढ़ी, तो ये जो है फ़ेल लाजिम है, क्योंकि इसके अंदर किसी चीज़ पर असर डाला जा रहा है। जैसे कि मैंने किताब पढ़ी, तो मैंने किताब पढ़ी, तो मेरा पढ़ने का असर किताब पर हो रहा है, तो इस वजह से वो फ़ेल लाजिम है। लेकिन यहाँ पर फ़ेल नाकिस, जैसे वो आया, वो आया, तो इसके अंदर क्या है, किसी पर असर साबित नहीं हो रहा, बल्कि फ़ेल और फ़ाइल दो चीज़ों से ही, फ़ेल और फ़ाइल दो चीज़ों से यहाँ पर बात हमारी मुकम्मल हो रही है, तो इसको कहते हैं फ़ेल नाकिस। तो इसका राइट आंसर 65 का सी है, फ़ेल नाकिस। चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हरूफ शमसी तादाद में कितने हैं।
यानी हरूफ शमसी कितने हैं। तो ए पर दिया है इनकी तादाद 10 है, यानी इनकी जो गिनती है वो 10 है, ये 10 होते हैं। बी 12, सी 14, डी 11। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी 14। ठीक है, तो अब हरूफ शमसी के बारे में हम बता भी दें थोड़ा सा कि हरूफ शमसी किसे कहते हैं। हरूफ शमसी कहते हैं कि जब दो हरफों को मिलाया जाए तो उनके शुरू में अलिफ लाम लगाया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिख देते हैं अब्दुल सत्तार। ठीक है, अब्दुल सत्तार लिखा, तो यहाँ पर हमने अलिफ लाम लगाया है। देखिए ये अलिफ लाम है, ये अलिफ है और ये लाम है, तो अब्दुल सत्तार के अंदर में अलिफ और लाम दोनों लगाया है। ठीक है, इसी तरह से एक हो गया अब्दुल जब्बार। 1 सेकेंड, हाँ, अब्दुल जब्बार। ठीक है, इसके अंदर भी अलिफ लाम लगाया है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर अब्दुल सत्तार यानी अलिफ लाम को पढ़ा नहीं जा रहा है, ये पढ़े नहीं जाएंगे, लेकिन अब्दुल जब्बार के अंदर ये पढ़े जा रहे हैं अलिफ और लाम। तो जिसके अंदर नहीं पढ़ा जा रहा तो उसको कहते हैं हरूफ शमसी, यानी यहाँ पर सीन जो है ये हरूफ शमसी में से है। और अब्दुल जब्बार के अंदर अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर जो जीम है ये वाला, ये जीम जो होगा ये होगा हरूफ कमरी। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर हरूफ शमसी जो तादाद में कितने हैं। अगर आप इस तरह के वर्ड, जिस तरह से सीन है, मतलब इस तरह के वर्ड अगर जब आप उर्दू के हरूफ के अंदर गिनेंगे तो इसके अंदर उनकी तादाद 14 होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 66 का हो गया सी 14, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 67। काफ किस किस्म का हर्फ है? काफ किस किस्म का हर्फ है? ए हरूफ कमरी, बी हरूफ शमसी, सी याय मारूफ, डी याय मजहूल। तो काफ जो है वो हरूफ कमरी है। क्यों है वो हम बता देते हैं आपको। काफ हरूफ कमरी, इसका राइट आंसर है ए। वो कैसे है? इसलिए कि अगर हम बोलते हैं वल कमर, देखिए वल कमर कहा तो इसके अंदर अलिफ और लाम आ रहा है जो कि पढ़ा जा रहा है, तो इस वजह से काफ जो हो गया ये हरूफ कमरी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ए हरूफ कमरी। और हरूफ शमसी मैंने आपको बता ही दिया किसे कहते हैं। और सी याय मारूफ, याय मारूफ होती है ये वाली। ठीक है, ये याय मारूफ है। और याय मजहूल कहते हैं इस तरह की या को। तो ये दोनों तो है नहीं, और ना ही बी हरूफ शमसी है, तो इसका राइट आंसर 67 का ए हरूफ कमरी है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 68। लफ्ज़ अकीदा के क्या माना है? ए नफ़रत, बी हकारत, सी हुक्म, डी यकीन। तो इसका राइट आंसर है यकीन, डी। 68 का राइट आंसर डी है, यकीन। क्वेश्चन नंबर 69। वो लफ्ज़ या कलिमा जो किसी इस्म या ज़मीर की कैफियत, अच्छाई या बुराई को जाहिर करे उसे कहते हैं। यानी जो किसी शख्स की अच्छाई या बुराई को बताए तो उसे क्या कहते हैं? ए इस्म, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, बी ज़मीर, इससे तो किसी की तरफ इशारा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी सिफत, हाँ ये हो सकता है, किससे किसी की बुराई अच्छाई बयान की जा रही है तो इसको सिफत कहते हैं। और डी ज़मीर मौसूला, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है सी 69 का। क्वेश्चन नंबर 70। उस्ताज का मुतजाद है, यानी उस्ताज का अपोजिट, अपोजिट क्या है? उस्ताज का अपोजिट, उस्ताज का अपोजिट होता है शागिल। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, ये राइट आंसर है बी। गुरूब भी नहीं, तुलू भी नहीं, बल्कि उस्ताज का मुतजाद शागिर्द होता है। तो इसका राइट आंसर 70 का बी है। आगे चलते हैं। दर्जे झेल इक्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे सवालात 71 था 75 के जवाब लिखिए। देखिए, उन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता, खुशामद कहते हैं झूठी तारीफ को। ठीक है, जो चीज़ जिसके अंदर नहीं पाई जा रही वो बयान करना, झूठी तारीफ को खुशामद कहते हैं। ठीक है, झूठी तारीफ को खुशामद कहते हैं। और ना उसकी तारीफ में शेर पढ़ता था, उसका नाम फिरोज़ था। ठीक है, उसका नाम शायर का फिरोज़ था। बादशाह ने बहुत जल्द उन शायरों को पहचान लिया कि कौन कैसा है। एक दिन उसने सबको दरबार में बुलाया और ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी, खूब शेर कहे और बादशाह की तारीफ में ज़मीनों आसमान एक कर दिए। तो ये एक मुहावरा है, ज़मीनों आसमान एक कर दिए, मतलब है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ही ज़्यादा कोशिश की।
तो इसके अंदर से अब हमको 71 से 75 तक इसी के अंदर से आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, ज़मीन आसमान एक करना मुहावरे से क्या मुराद है? ए सख्ती से जवाब देना, बी जिम्मेदारी कबूल करना, सी जान देने के लिए तैयार रहना और डी बहुत कोशिश करना। तो इसका राइट आंसर है डी, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, बहुत कोशिश करना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 72, इनाम का जमा है, यानी इनाम का प्लूरल क्या है? इनाम का प्लूरल क्या है? इनाम का बहुवचन क्या है? तो ए पर है इनामात, बी अलामात, सी हिकायात, डी नबातात। तो इनाम की जमा जो है और प्लूरल है वो है ए इनामात। क्वेश्चन नंबर 73, किसी को खुश करने के लिए उसकी झूठी तारीफ की जाती है, इसे कहते हैं, यानी किसी की झूठी तारीफ करने को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं? खुशामद कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ए पर है हसद, बी पर खुशामद, सी पर आलिम, डी पर ताज्जुब। तो इसका राइट आंसर है बी, किसी को खुश करने के लिए उसकी झूठी तारीफ करने को खुशामद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मज़कूरा इक्तिबास में जिस शायर का जिक्र किया गया है उसका नाम था, यानी उसका नाम क्या था? हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ए पर है गालिब, बी मीर, सी फिरोज, डी इकबाल। तो मैंने इस पर जोर दिया था अभी ऊपर पैराग्राफ के अंदर। तो इसका राइट आंसर है फिरोज, सी। 74 का राइट आंसर सी है, फिरोज। देखिए यहाँ पर शेर पढ़ता था, उसका नाम फिरोज था शायर का। ठीक है ना। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी तारीफ में शेर पढ़ता था। इस जुमले में लफ्ज़ था का ताल्लुक है, यानी लफ्ज़ था का ताल्लुक किससे है? ए हाल से, बी मुस्तकबिल से, सी नदामत से, डी माजी से। तो था जो है ये पास्ट को बताता है और पास्ट को ही उर्दू के अंदर माजी कहते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर हो गया डी, पास्ट। ठीक है, माजी। इस जुमले में था का ताल्लुक माजी से है, डी इसका राइट आंसर होगा 75 का। दर्जे झेल में इक्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात 76 तक 80 के जवाब लिखिए। तो यहाँ पर हमें 5 सवालों के जवाब लिखने हैं। तो उसके अंदर अल्लामा इकबाल की जो ये नज़्म है ये इन्होंने दी है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, तो यहाँ पर हिंदोस्तां हो गया, इसी तरह से काफिया हो गया, इसी तरह से जहाँ हो गया, आसमां हो गया, सॉरी हाँ पासबां हो गया। ठीक है। और इसी तरह से रश्क के जिना हो गया। तो ये जो हैं ये काफिया हैं, इनको काफिया कहते हैं, शेर व शायरी के अंदर काफिया कहा जाता है इन्हें। ठीक है। और हमारा हो गया, और इसी तरह से हमारा, और जहाँ पर भी हमारा रहे तो ये रदीफ़ है। ठीक है, इसको रदीफ़ कहते हैं। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं है हम भी दिल हो जहाँ हमारा। तो गुर्बत से यहाँ पर मुराद गरीब होना नहीं है, बल्कि गुर्बत से यहाँ पर मुराद है अगर प्रदेश में भी हम रहते हैं, दूसरे देश में भी रहते हैं, तो हमारा दिल जो है हमारे वतन हिंदुस्तान में ही रहता है। तो गुर्बत से मुराद यहाँ पर प्रदेश है। ठीक है। समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। तो यहाँ पर संतरी से मुराद पर्वत ही है कि वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। हिमालय पर्वत की बात की जा रही है। गोदी में खेलती हैं उसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है गिन के दम से रस के जिना हमारा। ऐ आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि शायर ने किसे संतरी कहा है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि संतरी कहा है हिमालय पर्वत को। यहाँ पर संतरी हिमालय पर्वत को कहा है, ये जो ऊपर आया है। तो यहाँ पर ए के अंदर इन्होंने दिया गंगा को, बी जमुना को, सी लाल किले को, डी हिमालय पर्वत को। तो इसका राइट आंसर है डी, हिमालय पर्वत को शायर ने संतरी कहा है। क्वेश्चन नंबर 77, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। यहाँ गुलिस्तां किसे कहा गया है? तो यहाँ पर गुलिस्तां जो है शायर हिंदुस्तान की बात चल रही है, तो हिंदुस्तान को ही गुलिस्तां कह रहा है। ना वो आसमान को कह रहा है, ना सी पर जो गुर्बत है उसको कह रहा है, ना ही सूरज को कह रहा है, बल्कि वो गुलिस्तां अपने वतन हिंदुस्तान को कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78, गुर्बत से शायर की क्या मुराद है? तो ए शजर यानी पेड़ पौधे नहीं, बी पड़ोसी जो पास में रहने वाला हो नहीं, सी नदी नहीं, तालाब वगैरह भी नहीं, डी प्रदेश। हाँ, तो डी का मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पर गुर्बत से मुराद गरीब नहीं बल्कि प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है डी, 78 का राइट आंसर हो गया डी, प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79, मज़कूरा अशार में शामिल काफ़ियों का इस्तेमाल हुआ है।
यानी काफिया किसको कहते हैं? मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना कि जो आखिर वाले वर्ड्स होते हैं उससे पहले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये वाले जो इनका वजन होता है, इसको काफिया कहते हैं शेर के अंदर। जैसे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान हो गया, गुलिस्तान हो गया, आसमां हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसी तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं अब कौन कौन से काफिया हैं। तो मज़कूरा अशार में शामिल काफियों का इस्तेमाल हुआ है। ए हमारा संतरी, तो हमारा तो रदीफ़ है और संतरी ना रदीफ़ है ना काफिया है। बी आप बेरूद गंगा, ना ये रदीफ़ है और ना ही यहाँ पर ये काफिया है। और बुलबुलें गुलशन, यहाँ पर बुलबुलें और गुलशन ना ये रदीफ़ हैं और ना ही ये काफियाँ हैं। गुलिस्ता पासमा, हाँ ये दोनों काफियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफियों का इस्तेमाल हुआ है। मज़कूरा अशार में शामिल काफियों का इस्तेमाल हुआ है गुलिस्तां और पासमा में। तो यहाँ पर ये गुलिस्तां और पासमा ये दोनों काफियाँ हैं। तो ये इसका राइट आंसर 79 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, मज़कूरा अशार में किस रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है? ए हमारा, बी नदियाँ, सी खेलती, डी किनारे। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ये यहाँ पर रदीफ़ है जितने भी आ रहे हैं। तो लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं नज़्म वगैरह के अंदर, तो वो रदीफ़ होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए रदीफ़ हमारा, ठीक है। हमारा यहाँ पर रदीफ़ है मज़कूरा अशार के अंदर। 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, पढ़ना सिखाने के तहलीली तरीके में क्या इक़दाम करते हैं? हाँ, पढ़ना सिखाने के तहलीली तरीके में क्या इक़दाम करते हैं? ए जुज़ से कुल की जानिब, बी कुल से जुज़ की जानिब, और सी हुरूफ से लफ्ज़ साजी की तरफ, डी लफ्ज़ से नए लफ्ज़ साजी की तरफ। तो इसका राइट आंसर है बी कुल से जुज़ की जानिब, ठीक है। ये इसका बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, यूनान, मिस्र और रोमा में कदीम ज़माने से पढ़ने सिखाने का कौन सा तरीका राइज रहा है? ए जुमलावारी तरीका, बी लफ्ज़वारी तरीका, सी हुरूफ तहज्जी का तरीका, डी सौती तरीका। तो इसका राइट आंसर क्या है? 82 का राइट आंसर होगा सी हुरूफ तहज्जी का तरीका, क्योंकि शुरू टाइम से चला हुआ बहुत कदीम तरीका है। यूनान और मिस्र और रोमा के अंदर यही तरीका राइज था कि हुरूफ तहज्जी के एतबार से वो बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये तरीका यूनान, मिस्र और रोमा के कदीम ज़माने से शुरू है। तो 82 का राइट आंसर होगा सी हुरूफ तहज्जी का तरीका। क्वेश्चन नंबर 83, पढ़ना सिखाने का कदीम तरीका है, यानी पढ़ना सिखाने का कदीम तरीका क्या है? ए सौती तरीका, बी पैथोलॉजी का तरीका, सी मॉन्टेसोरी का तरीका, और डी डाल्टन तरीका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए सौती तरीका। ये जो है कदीम तरीकों में से है, बहुत ही ज़्यादा जो सबसे कदीम तरीका है वो सौती तरीका ही है। तो इसका राइट आंसर है पढ़ना सिखाने के कदीम तरीके का ए सौती तरीका। 83 का ए हो गया। और क्वेश्चन नंबर 84, इस्तिक़रारी तरीक़ा तदरीस में क्या इक़दाम किया जाता है? ए कुल से जुज़ की जानिब, बी मुनफरिद ये मुनफरिद दन से मुजरद की जानिब, सी मालूम से नामालूम की जानिब, और डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए कुल से जुज़ की जानिब, तो ये तो इस्तिख़राजी हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये इस्तिक़रारी दो किस्में होती हैं जिसमें इस्तिक़रारी और इस्तिख़राजी, ये तो इसके अपोजिट का है, तो ये नहीं होगा, ए तो हो नहीं सकता। और बी मुनफरिद से मुजरद की जानिब, ये भी नहीं हो सकता अगर हम यही माने जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको मान लेते हैं मकरून, हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गई हो, अगर हम इसको माने मकरून कि ये दोनों नुक्ते जो हैं ये सेम हैं और यहाँ पर नून नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो है ये सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है फ़िलहाल जैसे लिखा हुआ है, और हो सकता है कि बोर्ड वाले हमारा माइंड चेक कर रहे हो कि ये गलती को पहचान भी रहे हैं या नहीं, तो इस वजह से जो है हम बी को नहीं लेंगे फ़िलहाल, ठीक है। और सी मालूम से नामालूम की जानिब, तो ये जो है इसका राइट आंसर है। और डी बी और सी दोनों, अगर यहाँ पर मकरून ले लेते तो बी भी सही हो जाता और सी भी सही हो जाता, तो इसका हम राइट आंसर डी को बोलते। लेकिन फ़िलहाल हम डी को भी नहीं बोल सकते हैं, तो हम सी को बोलेंगे मालूम से नामालूम की जानिब। तो इसका राइट आंसर है इसका सी मालूम से नामालूम की जानिब। फिर भी हम इसके अंदर वेट करेंगे कि जो आगे जो आंसर की जाएंगी या आगे जो भी बात आगे चलकर हमें पता चलेगी, इसके बारे में बोर्ड का क्या ख्यालात हैं, उन्होंने क्या सोच समझ कर ये क्वेश्चन दिया है, तो बाद में पता हमें पक्का चल जाएगा। लेकिन हमारा जो रुझान है वो यही है कि सी इसका राइट आंसर है, और अगर ये मकरून है तो फिर डी भी हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखते हैं बोर्ड क्या कहता है इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 85, तख्ता स्याह पर लिखते वक्त उस्ताद को दर्जे में किस जगह खड़ा होना चाहिए? ए तख्ता स्याह के बाईं जानिब, बी तख्ता स्याह के दाईं जानिब, सी तख्ता स्याह के बीच में, डी किसी भी जानिब। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए तख्ता स्याह के बाईं जानिब खड़ी होकर उस्ताद को दर्जे में पढ़ाना चाहिए और उस पर लिखकर समझाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 85 का ए। क्वेश्चन नंबर 86, इब्तदाई मंजिल पर तदरीस ज़बान के मकासिद में बोलना, पढ़ना और लिखना की अहमियत नौइयत के एतबार से कैसी है? ए नज़री, बी अमली, सी नज़री और अमली दोनों, डी ना नज़री और ना अमली।
तो इसके अंदर हमें तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। हम इसका आंसर नहीं बता सकते, बट आप वेट करें और इसका आंसर देखते हैं कि आगे क्या होगा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा डाउट है, और अगर हमारे सामने कभी भी क्लियर होता है तो हम आपको वीडियो में आकर ज़रूर बता देंगे। तो इसको हम एक बार फिलहाल छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87, पढ़ो और लिखो तरीका किस तहलीली तरीकों में इस्तेमाल हो सकता है? ए हुरूफ तहजी का तरीका और सौती तरीका, बी सौती तरीका और लफ्ज़वारी तरीका, सी सौती तरीका, लफ्ज़वारी तरीका और हुरूफ तहजी का तरीका, डी लफ्ज़वारी तरीका, जुमलेवारी तरीका और किस्सेवारी तरीका। तो पढ़ो और लिखो तरीका किस तहलीली तरीकों में इस्तेमाल हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी, लफ्ज़वारी तरीका, जुमलेवारी तरीका और किस्सावारी तरीका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 88, तदरीस में तमहीद की बुनियाद किस पर रखी जाती है? तो तदरीस के अंदर जो तमहीद की बुनियाद रखी जाती है वो रखी जाती है ए तफ़हीम इबारत पर, नहीं, बी मुदर्रिस के हरकात सकनात पर, नहीं, सी एक मिनट छोड़ते हैं हम, डी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, कुछ तो है इनमें से। तो कौन सा है? वो सी है, साबिका मालूमात पर। जी हाँ, ये राइट आंसर है इसका सी, क्योंकि जो उस्ताद है वो पुराने सबक के बारे में कुछ मालूमात हमें फ़राहम करेगा, जिसके ज़रिए से वो पुराने सबक को आगे वाले सबक जो नया सबक पढ़ाने जा रहा है उसके साथ उसका रब्त जोड़े पैदा करेगा, तो उससे लोगों को, बच्चों को जो है पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो इसका राइट आंसर है सी, साबिका मालूमात पर तदरीस की में तमहीद की बुनियाद रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, तदरीस के किस तरीके में तलबा की इख्तिराई कुव्वतों की नशो नुमा होती है? ए तख्लीकी तरीका, बी तहलीली तरीका और सी अबजदी तरीका और डी पैथोलॉजी तरीका। तो इसका राइट आंसर है ए तख्लीकी तरीका। क्यों? इस वजह से कि तख्लीकी तरीका जिस तरीके के अंदर वो रहे हुए हैं और जिससे उनको उनसियत है, अगर उसी तरीके में हम समझाएंगे तो तलबा की जो इख्तिराई और जो शुरुआती कुव्वतें हैं उनमें नशो नुमा पैदा होगी, मतलब उनमें विकास होगा। विकास का ही दूसरा नाम है नशो नुमा उर्दू के अंदर। तो उसके अंदर विकास पैदा होगा तख्लीकी तरीके पर। तदरीस का तरीका अगर तख्लीकी तरीका अगर इख्तियार किया जाए तो इसका 89 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 90, खलल डालना मुहावरे के माना है। खलल डालना मुहावरे के माना क्या है? ए बहाने से टाल देना, बी रौब कायम करना, सी खराबी या बिगाड़ पैदा करना, डी हुक्म देना। तो इसका राइट आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है सी, खराबी या बिगाड़ पैदा करना। जैसे कि हम बोल देते हैं कभी कि भाई मेरी बात में खलल मत डालो, मतलब मेरी बात में खराबी या बिगाड़ पैदा मत करो, इसे बीच में मत रहने दो बल्कि इसको पूरा कर लेने दो। या हम बोलते हैं ना कि टांग मत रहो यार, खलल पैदा मत करो। तो इसका राइट आंसर है सी, खराबी या बिगाड़ पैदा करना, 90 का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अगर आप उर्दू की फर्स्ट और सेकंड थर्ड किसी भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं अगर लैंग्वेज की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम उर्दू का भी कोर्स लेकर आने वाले हैं, और इस तरह की और भी जितनी उर्दू की जो भी वीडियोस आती रहेंगी उसको भी हम टाइम से अपलोड करते रहेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।